ये जो न्यूक्लियस की बात करें तो हम लोग ने क्या पढ़े थे बताइए। न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन से घेरा हुआ रहता है? चलिए अगर हम इसकी एक डायग्राम की बात करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ये हमारा क्या रहता है बताइए तो? ये न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस होता है। ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन। अंदर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? ये आउटर मेम्ब्रेन है और एक अंदर वाला को इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और दोनों को अगर एक साथ बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो? ये मेरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद बात करेंगे, ये जो छोटी छोटी छेद दिख रहा है जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहाँ पे आके सट गए हैं और उस जगह पे एक छेद बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे छेद होता है न्यूक्लियर पोर, इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर से कोई चीज बाहर आने के लिए या फिर बाहर से अंदर अगर किसी चीज को जाना है तो इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, देखिए हमने क्या समझते थे टेम्पररी। हाँ, इसके बाद और क्या बोल रहे थे कि इसके अंदर एक धागे जैसे स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर जी जब वो धागा कंडीशन में रहता है तो उसको हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं या फिर क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। क्या इतनी बात याद रहेगा? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो इस क्रोमेटिन थ्रेड को सिमट के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसी तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? और ये क्रोमोसोम कौन चीज से बना हुआ होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर जी ये क्रोमोसोम जो बना हुआ है डीएनए और बीच बीच में कहीं पे प्रोटीन लपेटा हुआ रहता है, यानी आप बोलेंगे क्रोमोसोम जो बना हुआ है वो डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ठीक है, ये जो धागा टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको आप लोग बोलेंगे डीएनए। इसमें बेस पेयर रहता है और डीएनए कुछ विशेष प्रोटीन में लपेटा हुआ रहता है, उसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया उसको प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, यानी यही क्रोमेटिन थ्रेड जब डिवाइड होने वाला होता है तो जो सिमट दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, देखिए देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग। न्यूक्लियस के पास कितने को लेयर का कवरिंग होता है? डबल लेयर कवरिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर, जो ट्रांसफर करता है मटेरियल को फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। न्यूक्लियस के अंदर से कोई मटेरियल को अगर न्यूक्लियस के बाहर ले जाना है तो किसके थ्रू जाएगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। हमको पता है किसी भी न्यूक्लियस के अगर हम बात करें, ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा पूरे सेल है, तो न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे उसको बोलते हैं बताइए क्या? साइटोप्लाज्म। ये
ये है मेरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरे को हम लोग बोलते हैं, ये पूरे क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। चलिए यहाँ पे देखिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में अगर कोई चीज को ट्रांसफर करना है तो किसके थ्रू होगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। The nucleus contains chromosome which is visible as rod-like structure only when the cell is about to divide। ठीक है, जब सेल डिवाइड करने वाले होते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है, और वो रॉड शेप का दिखता है। कब दिखता है, जब सेल डिवाइड करता है। ठीक है, क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है वही कॉन्डेंस हो जाता है, और कॉन्डेंस होकर क्या चीज बना लेता है, क्रोमोसोम। व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड होगा तो जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है उसको समेट लिया जाता है एक जगह पे, जिस समय उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। When the cell is about to divide, the chromatin thread, जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो कॉन्डेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्डेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियस के अंदर धागे टाइप, जाल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड, जब सेल डिवाइड होने वाला है तो सारे क्रोमेटिन थ्रेड को एक जगह पे समेट लिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। अब बताइए, इस क्रोमोसोम कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो क्रोमोसोम है, इसी क्रोमोसोम के पास, किसके पास, क्रोमोसोम के पास, क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन है, क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कैसे करके ले जाया जा सकता है। कभी देखें कि एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही होता है कि नहीं, तो माँ के पेट में पल रहे बच्चे को पता कैसे चलता है कि मेरी माँ एलिफेंट थी, हमको भी एलिफेंट होना पड़ेगा। तो वो इंफॉर्मेशन आता है डीएनए के थ्रू। किसके थ्रू आता है, डीएनए के थ्रू। ठीक है, तो क्रोमोसोम के पास ही वो इंफॉर्मेशन रहता है, और क्रोमोसोम खुद डीएनए से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम contain the information for inheritance of characteristic from parents to the next generation in the form of DNA। क्रोमोसोम के पास क्या है, इट हैज द इंफॉर्मेशन, इसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। कौन सी क्या इंफॉर्मेशन है, तो बोलेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो कैरेक्टरिस्टिक ले जाया जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक का इंफॉर्मेशन रहता है क्रोमोसोम के पास, यानी मान लीजिए डीएनए के पास। ठीक है, इसीलिए तो बच्चा जन्म लेते ही हम लोग बता देते हैं कि ये बच्चा तो मम्मी जैसा दिख रहा, बच्चा पापा जैसा दिख रहा, बच्चा का बॉडी कलर मम्मी जैसा है ना। देखते हैं ना कि अगर किसी बच्चे का माँ थोड़ा ज्यादा ही गोरा है तो बच्चा भी थोड़ा ज्यादा ही गोरा दिखता है कि नहीं।
माँ का बाल अगर घुंघरेला है तो बच्चा का भी बाल कैसा हो जाता है, घुंघरेला होता है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, डीएनए में इंफॉर्मेशन लिखा हो रखा है। इट हैज द इंफॉर्मेशन, इट हैज द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इंफॉर्मेशन, it has the information of inheritance, it has the information of inheritance of characters from parents to next generation। पेरेंट्स से अगर नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन ले जाना है तो वो किसके पास होता है, डीएनए के पास, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ और ये डीएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या फॉर्म है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आप बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बोलिए तो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बताइए ये क्रोमोसोम कौन चीज से बना हुआ होता है, तो आप बोलेंगे सर जी वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। एक लंबा सा डीएनए के धागा होता है जिसमें एक लंबा सा धागा होता है जिसको हम लोग समेट के रखते हैं कुछ प्रोटीन के साथ। इधर देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे तो पेज आएगा ना, लिखना है, चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, हाँ सेंड तो हो ही जाएगा, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, डी। अगर नहीं दिख रहा हम फिर से लिख दे रहे हैं, डीएनए के फुल फॉर्म आप लोग को याद होना चाहिए। इधर देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है, आप बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये देखिए डीऑक्सी, दिख रहा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म याद रहेगा, चलिए डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ लिख लीजिए, हाँ इधर देखिए हम क्या बोल रहे थे, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन, ये तो हमको पता चल गया। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड द जीन, ठीक है। डीएनए molecule contain the information necessary for the constructing of the organism organizing cells. Functional segment of a DNA is called the gene.
In a cell which is not dividing, the DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of the thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. हमको पता चला कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमेटिन थ्रेड सिमट के क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। और जीन क्या होता है, दिस फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। चलिए जीन के बारे में समझते हैं, जीन क्या चीज है। जीन, जीन किसके बारे में बात करेंगे, जीन के बारे में, ठीक है। क्या क्या जो बोले, पेन, हाँ इधर सुनिए, देखिए हम बात कर रहे हैं जीन के बारे में। देखिए जीन के बारे में आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ ए डीएनए इज कॉल्ड जीन। द फंक्शनल सेगमेंट, the functional segment of a DNA, किसी भी this functional segment of DNA which contains information for a particular characteristic, which contains information of a particular trait, ट्रेट बोलिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए डीएनए का हम पूरे डीएनए को जीन नहीं बोलेंगे, पूरे डीएनए पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ नहीं रहता। डीएनए का वो छोटी सी पार्ट जिस जगह पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। इधर देखिए थोड़ा सा अगर हम आपको बात करेंगे तो यहाँ पे जो दिखेगा हमको, ध्यान से सुनिए, एकदम बात नहीं करेंगे। और ये जो डीएनए का जीन की जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जीन की अगर बात करें तो ये जीन किसी डीएनए का, हाँ ये देखिए समझते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये मेरा आपका सेल है, सबको दिख रहा, ये मेरा एक क्या है, सेल है। सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड कॉन्डेंस हो चुका है। कॉन्डेंस हो चुका मतलब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लिया, इसका मतलब ये सेल आप डिवाइड करने वाली है, ठीक है। क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपको न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस के बाद ये देखिए आपको क्रोमोसोम दिख रहा कि नहीं। और क्रोमोसोम का वो बीचों बीच हिस्सा जहाँ पे ये वाला आर्म, ये वाला आर्म, ये वाला आर्म जुड़ा हुआ है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसका लास्ट वाला यूनिट, ये वाला यूनिट को हम लोग टीलोमियर बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्लास 9 में है तो हम लोग को जो समझने की बात है, ये इसका जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम खुद कौन चीज से बना हुआ है, तो आप बोलेंगे क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से। यानी एक कुछ प्रोटीन रखा हुआ रहता है, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन, इन सारे प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोन
प्रोटीन बोलेंगे। और इसी प्रोटीन के ऊपर में डीएनए का लंबे लंबे धागे के जैसा ये लपेटा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। और इसी चीज को जब हम कॉन्डेंस कर देते हैं, सिमट देते हैं, क्या कर देते हैं, कॉन्डेंस कर देते हैं, सिमट देते हैं, तो आपका बन जाता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से हमने डीएनए को खोल के देखे हैं। क्या चीज करके देखे हैं? डीएनए को, क्रोमोसोम को खोल के देखे हैं। हाँ। तो यहाँ पे अभी एक मिनट, रिफत का पापा से कॉल आ रहा था। क्यों कॉल क्यों आ रहा आपका पापा के पास से? आपका पापा से कॉल आ रहा है, जाके मम्मी लास्ट में 0057 पापा का नंबर है ना। हाँ, जब पापा से विकास सर का नंबर से बात कर लो, मेरा में रिचार्ज नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या? हाँ, यहाँ पे नहीं दिख रहे, वहां पे नहीं दिख रहे, मतलब उतना ही एडजस्ट किया हुआ, ठीक है। चलिए, क्या दिखेगा? हो गया विकास सर। देखिए तो फरहत का कॉल आया, घर से, उसको बात करिए। देखिए पूरे डीएनए में इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ। ये जो इतना छोटा सा जगह है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए का वो छोटा सा हिस्सा जिसपे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या इतना में? चलिए, हाँ, ये वो हिस्सा होता है जिसमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक का इंफॉर्मेशन, कैसा कि आपका बॉडी में आपका बॉडी कलर का जीन है, आपका जिसका बॉडी में अगर जीन में किसी का लिखा है कि आपका बॉडी का कलर ब्लैक होगा, आप दिन भर फेयर एंड लवली मांगते रहेंगे तो क्या साफा होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जिसका बॉडी का जीन में लिखा हुआ कि ये गोरा होगा, तो उसको कुछ लगाने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्या होगा? बॉडी गोरा होगी करेगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? जीन। जीन कहाँ पे रहता है? डीएनए में। डीएनए और प्रोटीन से क्या बनता है? क्रोमोसोम, ठीक है। जब क्रोमोसोम खुला हुआ कंडीशन में रहता है तो क्या रहता है? क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है? द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। चलिए, हमको क्या समझ में आया? ये क्रोमोसोम जब खुला हुआ कंडीशन में रहता, अगर धागा जैसा रहता इस तरह का फैला हुआ, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या इतना में? ठीक है। चलिए, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, ध्यान से सुनिए। The nucleus plays a central role in cellular respiration, the process by which the single cell divide and form the two new cells. It also plays a crucial part also with the environment. It is determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. It by directly the chemical activity of the cell. ठीक है। In some organisms like the bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of the nuclear membrane. Such as, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी सेल का क्या चीज डिफाइन करता है? पूरी सेल को कंट्रोल करता है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। हमारे देश में क्या हो गया? हाँ, बुक का, अच्छा ठीक है, बुक खरीद लीजिए सबको। देखिए हम क्या बोल रहे थे कि ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी सेल को क्या काम करना पड़ता है, वो डिसाइड करता है उसका न्यूक्लियस। जैसे हर घर का एक मालिक होता है ना, पूरे स्टेट का एक मालिक होता है, उसी तरह पूरे देश का भी कोई प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह हमारे सेल के अंदर किसको क्या काम करवाना है, कौन सा ऑर्गन को क्या चीज का काम करवाना है, ये चीज कौन डिसाइड करता है? तो आप बोलेंगे न्यूक्लियस डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। क्या इतनी बात याद रहेगा? यहाँ पे हमको एक चीज समझने की जरूरत है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पे हमको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। चलिए ध्यान से सुनिए आप, उसके बाद हम ये हो गया, काम हो गया उसका, बात कीजिए।
उसके बाद ध्यान से सुनिए, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जिसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहता, वैसा सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। सच undefined nuclear region contain only a nucleic acid is called the nucleid। उस सेल में कुछ ऐसे सेल होते हैं, देखिए यहाँ पे एक सेल के बारे में दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? इस सेल की अगर हम बात करेंगे तो इस सेल में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? देखिए न्यूक्लियोइड देखने के लिए मिल रहा है। और न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर जी न्यूक्लियोइड कुछ नहीं होता है कि न्यूक्लियोइड देखिए एक ऐसी सेल जिसमें द न्यूक्लियर रीजन ऑफ सेल में बी पुअरली डिफाइंड। पुअरली डिफाइंड मतलब क्या? न्यूक्लियर रीजन एक ऐसे सेल जिसमें आपको न्यूक्लियस ही देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या नहीं देखने के लिए मिलेगा? न्यूक्लियस। अगर हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए ध्यान से सुनिए, एक यूकैरियोटिक सेल और दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है, देखिए चलिए इसके साइड में हम एगो डायग्राम लेके इसको समझते हैं। पहले इसको इधर रखते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को हमने बोर्ड में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है ना? इस डायग्राम पे देखिए यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? बाकायदा एगो न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए दिख रहा ना, ये न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ क्या है? न्यूक्लियस है कि नहीं? ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या वैसा न्यूक्लियस हमको देखने के लिए मिल रहा है? नहीं, जिसके कारण हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसी सेल द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल नॉट बी प्रॉपरली डिफाइंड, मतलब सेल का न्यूक्लियर रीजन पूरी तरह से हमको दिखाई नहीं पड़ता, अच्छा से नहीं दिखाई पड़ता। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिखाई पड़ता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, उसमें न्यूक्लिक एसिड सिर्फ देखने के लिए मिलेगा। और वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, ओनली न्यूक्लिक एसिड रहता है, तब उस केस में उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। Such organisms whose cell lack the nuclear membrane are called prokaryotic cell। तो एक ऐसे सेल जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग कौन से सेल बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे या फिर प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राइमरी, या तो फिर हम बोल सकते हैं उसको पुराना टाइप का। कैसा बोलेंगे? पुराना टाइप का। ठीक है, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस या कैरियन, पुराना न्यूक्लियस। इधर समझिए डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है ये जो न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है, क्या यहाँ पे इस तरह का कोई न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है? नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियस तो देखने नहीं मिल रहा, वापस फिर से देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, दिख रहा ना? तो क्या यहाँ पे इस तरह का कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल रहा है? नहीं, आपको न्यूक्लियस नहीं देखने के लिए मिल रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने के लिए मिल रहा। तो एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने के लिए मिलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या इतनी बात याद रहेगा? क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सुनिए क्या बोल रहे हैं।
उसके बाद ऑर्गेनिजम्स विथ सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और एक ऐसे सेल जिसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स या फिर यूकैरियोटिक सेल। एक ऐसी सेल जिसमें वैसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या इतनी बात याद रहेगा? Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles present in the cytoplasm in eukaryotic cells। देखिए प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे और क्या क्या, ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल हमको देखने के लिए मिल रहा, देखिए गोल्गी अपैरेटस देखने मिल रहा कि नहीं? क्या हमको यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस देखने मिल रहा? नहीं देखने मिल रहा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिल रहा है, क्या यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है? नहीं। हमको यहाँ पे राइबोसोम देखने के लिए मिल रहा, देखिए यहाँ पे भी राइबोसोम देखने के लिए मिल रहा। क्या देखने के लिए मिल रहा? ओनली राइबोसोम देखने के लिए मिल रहा। क्या साइटोप्लाज्म यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? तो बोलेंगे हाँ, इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? देखिए यहाँ पे आपको सिलिया दिख रहा है, लाइसोसोम वैक्यूल, हाँ सिलिया देखने के लिए मिल रहा है। मतलब देखिए बहुत सारे कम ऑर्गेनेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, गिना चुना कुछ मिलेगा। उसी तरह मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे है prokaryotic cells also lack the other membrane other cytoplasmic organelles। सेल के अंदर जो बाकी सारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो नहीं पाया जाता। कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे नहीं देखने मिलता है वो सब? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो सारे सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। Many of the functions of such organelle are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic bacteria, photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicles or bags-like structure, but not with plastid as in eukaryotic cells। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को देखते हैं, किसमें देखते हैं? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, देखिए many of the function of such organelle are also performed by poorly organized part of other cytoplasms. The chlorophyll is in photosynthetic bacteria, prokaryotic bacteria is associated with membrane vesicles but not with the plastid as in the eukaryote। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ बकायदा सेल ऑर्गेनेल तो बढ़िया से नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा लेकिन उसके पास बकायदा स्पेशल ऑर्गेन भी नहीं रहता है कि क्लोरोप्लास्ट यानी उसके अंदर प्लास्टिड पाया जाए। लेकिन हाँ क्लोरोफिल जब उसके अंदर रहता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर रहता है, तो मेम्ब्रेनस कुछ वेसिकल्स ऑब्वियस सी बात है उस पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे एक जो डायग्राम है इसी को हम लोग समझ के अगर डिफरेंस की बात करें, देखिए चलिए एक हम रफ डायग्राम में एक हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। एक तरफ लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, क्या लिख रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हम लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल। किसको लिखेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। आपका बुक में बकायदा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पे एक
बॉक्स टाइप का बना के दे के रखा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, किस तरह का दे के रखा है, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते किसी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की, देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं वो जनरली कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली कैसा होता है, स्मॉल। अगर साइज की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज होता है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की अगर साइज बात करते हैं तो जनरली छोटा होता है। और यहाँ पे आप एनसीईआरटी का ये डेटा है 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर है, इसका मतलब क्या होता है 10 का पावर माइनस 6 मीटर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है एक के बाद अगर 6 को जीरो लगा देते हैं, 2 2 4 5 और 6 को जीरो लगा देते हैं, उसका एक पार्ट जो होता है 1 मीटर को पहले इतने भाग में कीजिए और उसका एक भाग लेते हैं तो जितना बड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर। पहले क्या कीजिए कि आप एक मीटर कोई चीज लीजिए, ठीक है, कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, 1 मीटर लीजिए, उसको एक के बाद कितने हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों, इतना एक के बाद इतने हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख का डिवाइड कीजिए। 10 लाख में से उसका जो एक पार्ट का लंबाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 का पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो दीज सेल्स आर जनरली स्मॉल होता है, क्या होता है, दीज सेल्स आर जनरली स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है बताइए तो, जनरली स्मॉल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सब लिखने के लिए देंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, इधर देखिए, दूसरा बात हम क्या बोल रहे हैं, साइज की बात करते यू, हाँ, इसकी अगर साइज की बात करते तो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का होता है। इसकी अगर साइज की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर। अगर साइज की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होता है, इसको ऐसा लिखते हैं। साइज 1 से लेकर के कितना होता है 10 माइक्रोमीटर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है बताइए तो 10 का पावर माइनस 6। 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है 10 का पावर माइनस 6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है 10 का पावर माइनस 6 मीटर। यहाँ पे देखेंगे तो दिस साइज, इसके अगर साइज की बात करते हैं तो जनरली लार्ज होता है, 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। हमने किसकी बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। इधर हमने लिखा प्रोकैरियोटिक सेल, इधर यूकैरियोटिक सेल लिखा, इधर हम लिखेंगे दीज सेल्स आर जनरली लार्ज होता है। इसकी अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज कितना होगा, तो इसकी साइज की बात करेंगे तो हो जाएगा, इसकी साइज कितना होगा बताइए, हाँ 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, कितना होगा
5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर, 5 से लेकर के कितना माइक्रोमीटर तक हो जाएगा, 100 माइक्रोमीटर तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो न्यूक्लियर रीजन बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन रहेगा कि नहीं रहेगा? न्यूक्लियर रीजन रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड रहेगा सीधे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रीजन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, देखिए nuclear region is not well defined. इसमें बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है कि नहीं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट होता है। और न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। द न्यूक्लिक एसिड जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सीधे साइटोप्लाज्म में फेंका हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। द जेनेटिक मटेरियल is scattered in the cytoplasm the genetic material is scattered in the cytoplasm of prokaryotic cell, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, काम। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। सिमिलरली बताइए यहाँ पे आप बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है कि नहीं, देखिए बाकायदा आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा कि नहीं। आप बोलेंगे यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने के लिए मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी देखने के लिए मिलेगा। बताइए जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे रहता है, जेनेटिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड दी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्या हो सकता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट बट यूकैरियोटिक सेल में रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स
आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, अभी दीदी लोग का क्लास है। ठीक है काका सर, कितना घोड़ा बेच रहे हैं?